नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइज आज हम लेकर आए हैं वापस से एक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर वीडियो। दोस्तों आज हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हम लोग पहले भी इसके ऊपर 4 वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, तो आप आई बटन से वो पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिकली एक आपको वीडियो बताई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में आपको हमारे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको हमारी नीड है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनवाई जाती है। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी अगर आप फंडिंग या फाइनेंस ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप फंडिंग करवा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि आप किसी ऐसे वर्किंग में जा रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर आपको प्लानिंग करके आपको फंडिंग रेज करनी है। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी हो सकता है, जिसे हम ब्राउन फील्ड बोलते हैं, और अगर ये न्यू फील्ड में है तो उसको ग्रीन फील्ड, हम लोग मतलब न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसे ग्रीन फील्ड बिजनेस बोलते हैं। तो इस तरह से बैंकर्स बात करते हैं। तो हम चाहे ग्रीन फील्ड के लिए करें चाहे ब्राउन फील्ड के लिए करें, दोनों ही केसेस में प्रोजेक्शन ली जाएंगी। अगर ब्राउन फील्ड में बात करते हैं तो उसमें लास्ट ईयर का डेटा भी लिया जाएगा, साथ में कुछ फाइनेंशियल न्यू ईयर्स का डेटा लिया जाएगा। अब न्यू ईयर का कितने साल का डेटा बनाना जरूरी है, तो दोस्तों इसमें आपका डिपेंड करता है। अगर एक सीसी लिमिट है तो 5 साल का ईयर सफिशिएंट है, लेकिन अगर मशीन लोन भी आप यानी टर्म लोन भी साथ में ले रहे हैं तो ऐसे केस में आपको टोटल आपके नंबर ऑफ मशीन ईयर के ऊपर डिपेंड करेगा। कम से कम 5 साल तो होगा ही होगा, अदरवाइज आप मशीन लोन 7 साल है तो 7 साल तक के लिए जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे प्रोसेस करते हैं। हम लोग जो हमारी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हुई है हम उसे पूरा कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। हम थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये A4 साइज़ का पेपर में हम लोगों ने बनाई हुई है, यानी हम लोगों ने जो साइज़ लिया है वो A4 साइज़ का है। और आप देख पा रहे हैं जनरली ये 32 पेज की है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 32 पेज की ये कॉपी है। तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बनाना है कवर पेज। कवर पेज के ऊपर आप कोशिश कीजिए अपना लोगो लगाने की, कंपनी का नाम और एड्रेस। फिर आपको सेकंड पेज में आना है प्रोजेक्ट एट ए ग्लांस, यानी कि इसके अंदर आपका नाम, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका नाम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, जिसपे वो बैंकर आपसे कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर सके, कितनी वैल्यू का आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कितना फाइनेंस लेना चाह रहे हैं, कितना WC है, कितना TL है, ये सभी आपको अपने इस प्रोजेक्ट में बताना होगा। ओके दोस्तों, इसमें प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन भी आपको बताना है, क्योंकि इस पहले पेज से ही बैंकर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे फाइनेंस कितना करना है। अब हम लोगों ने यहाँ तक कि बैंकर से पूछ के इसमें इंटरेस्ट रेट भी डाला हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं 1.7 CR अप्रॉक्सीमेटली ये आपका फाइनेंस हो रहा है। 1.82 CR का ये प्रोजेक्ट लोन है। दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बताना है, आपको स्कीम भी बतानी है किस स्कीम में आप इसकी फंडिंग करा रहे हैं। और थर्ड पेज पे आपको प्रमोटर्स की डिटेल बतानी है कि प्रमोटर्स की डिटेल क्या है। पॉइंट नंबर 4 में आपको प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रेशियोज बताने हैं कि प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रेशियोज क्या है, यानी कि डेब्ट सर्विस रेशियो क्या है। दोस्तों डेब्ट सर्विस रेशियो क्यों बात करते हैं, यानी कि हमारे पास नेट कैश में नेट प्रॉफिट कितना टाइम अवेलेबल है हमारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो ये क्या है 4.41, और करंट रेशियो कितना आ रहा है हमारा 3.37, यानी कि हमारी 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए हमारे पास 3.37 की करंट असेट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये 4th पेज में जो प्रोजेक्ट रेशियो, जितने भी रेशियोज़ हैं उनसे ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आपके पास कितना वर्किंग करने के लिए आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। यानी यहाँ से ही बैंकर एनालिसिस कर लेगा आपको फाइनेंस देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये हम लोगों ने एक फिजिबिलिटी ग्राफ भी बनाए हुए हैं, इससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन कौन से रेशियोज़ में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपने लगाया हुआ है। अभी कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन आ गया है कि कंपनी कैसे काम करेगी, कहाँ उसने कंपनी की कैपिटल कितनी है, कितना उसका MOA KOA, आपका एड्रेस क्या है, कंपनी किस में एंगेज है, कंपनी क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। तो इस बारे में आप ये इसको स्टॉप करके भी वीडियो को आप देख के पढ़ सकते हैं और इसको आगे अपना बना सकते हैं। तो प्रमोटर का डिटेल डालना है। प्रमोटर अभी लास्ट हमने बात की थी प्रमोटर्स की आइडेंटिफिकेशन की। अब प्रमोटर्स की कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे डिन नंबर के साथ भी दी हुई है। प्रमोटर का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी हम लोगों ने बताया हुआ है। जो प्रमोटर्स ने लैंड बिल्डिंग और यूटिलिटीज़ के बारे में क्या स्टेटस है, कितना उसका एरिया है, कितना दूर है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सभी हमें यहाँ पर बतानी है। प्रोडक्ट सर्विस के बारे में प्रोसेस बतानी है कि किस तरह से प्रोडक्ट सर्विस है। रॉ मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल का आपको बताना है। साथ में आपको यह भी बताना है कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी का पूरा आपको चार्ट जो आप फाइनेंस करवाने जा रहे हैं, अगर नहीं भी करवा रहे हैं तो भी आपको यहाँ प्लांट एंड मशीनरी के लिए पूरी डिटेल देनी होगी। कितनी कितनी मशीनें, क्या कॉस्ट की आप मशीनें हैं, आपका प्लांट किस तरह का डिज़ाइन होगा,
आपको खूब सारे इमेजेस मिल जाएंगे गूगल से, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। मार्केट पोटेंशियल एंड स्ट्रेटजीज बतानी है कि इसका भी मार्केट पोटेंशियल रिसर्च क्या बोलता है, इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रॉब्लम क्या है, और रेफरेंस आप कहाँ से इसका ले सकते हैं, यानी जो आपने रिसर्च के लिए जो डेटा लिया है वो आपने कहाँ से लिया है, उन सभी का रेफरेंस आप दीजिए। इसके बाद में बात करते हैं सर्टिफिकेशन, आपने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। आपका सिन नंबर है तो सिन नंबर हो गया, उद्यम हो गया, स्टार्टअप हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आप सभी रजिस्ट्रेशन के बारे में अपनी डिटेल शेयर कीजिए। इसके बाद में आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बना के बताना है कि टोटल मेरा जो वर्किंग कैपिटल के साथ में टोटल मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.82 CR का टोटल प्रोजेक्ट है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके गाइस, ये हो चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल का कंजम्पशन, कि WC का कंजम्पशन आप कैसे करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का कंजम्पशन आपका ये आ रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बतानी होगी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने, यानी कि आप 1 रुपया अगर आज बिजनेस में लगाएंगे तो वो कितने दिन बाद आपका वापस निकल के आ जाता है। क्योंकि टर्म लोन जो मशीन है वो तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल अब मान के चलिए आपको 90 लाख 95 लाख रुपए 2 महीने का आप मान के चलिए आपको रिक्वायरमेंट है, यानी आप 95 लाख रुपए आज लगाएंगे तो वो 2 महीने बाद निकल के आएगा। तो 1 साल में ऐसे 6 वर्किंग कैपिटल साइकिल बन गए 2-2 महीने के। तो आपको ध्यान रखना है कि इस हिसाब से वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या रखनी है। ओके गाइस, आप देख पा रहे हैं आपको सेल्स जनरेट करनी है। सेल्स में आपको अपना प्रोडक्ट बताना है, कितने लीटर का आप सेल करेंगे, क्या प्राइस में सेल करेंगे, इस तरह से आपको पूरा डिटेल देना होगा। आगे चलते हैं। अब ईयरली एक्सपेंसेस कैसे आएंगे। ईयरली एक्सपेंसेस आपको बताने हैं कि हम लोगों ने किस महीने से कैसे कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपके सारे एक्सपेंसेस आपको बताने होंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होता है दोस्तों, आपने अपना जो पैसा है उसको कैसे अप्लाई किया है, यानी फंड का एप्लीकेशन यानी उपयोग कैसे किया गया है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा और आपको बताना होगा। अगर आप कोई सब्सिडी लेते हैं तो वो आपको कैपिटल ग्रांट यहाँ पे लेस करनी होगी, क्योंकि वो कैपिटल की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट कहाँ बोलेंगे, रेवेन्यू ग्रांट को हम P&L के अंदर चार्ज करते हैं, तो हम लोग कैपिटल ग्रांट यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे नहीं डाला है। अब बात करते हैं मीन ऑफ फाइनेंस की, पैसा हम कैसे कैसे लेंगे। टर्म लोन फॉर्म में हम 80 लाख रुपया लेंगे, वर्किंग कैपिटल में 90 लाख लेंगे, टोटल लोन हमारा 1 करोड़ 71 लाख का हो गया। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म लोन में कितना और मशीन में, तो टोटल ऐसे करके 1 करोड़ 82 लाख का हमारा टोटल मीन ऑफ फाइनेंस कहलाया है। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कैपेसिटी इंस्टॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों, अब जैसे कि हमने मशीन लोन 5 साल के लिए बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग हम मानते हैं कि हमारा जो मशीन का यूटिलाइज हम कभी भी पहले साल में पूरा कर ही नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि आप किसी मशीन को आप पहले दिन अप्लाई करो, पहले दिन से ही उसका पूरा यूटिलाइजेशन क्या 24 घंटे चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो इसमें कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि हम लोग लगता है कि पहले साल में हम लोग 50%, यानी आपको लगता है आप 12 घंटे की शिफ्ट चला पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस मशीन का 50% यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अगर आपको लगता है आपको मान के 6-6 घंटे की या मान के चलते 3 शिफ्ट बना दी है, आपको लगता है आप सिर्फ 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको 66.67% आपको मान के जाएगा कि आप कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से कैपेसिटी का भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और वर्किंग टू वर्किंग वेरी करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये क्या कहाँ से आए हैं, आपको सेल रेवेन्यू सेल्स दोस्तों, ये आपको रेट आपको बतानी है मार्केट के अंदर कितना कितना आप कैसे कैसे जनरेट करेंगे। दोस्तों ये सारे फिगर्स लैक्स में हैं, इन रुपीज़ लैक्स में हैं, यानी कि 270 लाख का मतलब हो गया 2 करोड़ 70 लाख। हमको लगता है 100% कैपेसिटी यहाँ पहले बता दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि हमारे 100% कैपेसिटी के हिसाब से तो हमारा जो भी परसेंटेज हम डिसाइड कर रहे हैं वो कितना कितना रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इसको मॉरेटोरियम पीरियड मान के चला है। मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग यह मानते हैं कि सिर्फ मशीन का यूटिलाइज किया जाएगा, ना कि उसके अंदर हम लोग कोई प्रोडक्शन या यानी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखना है सिर्फ हमारा खर्चा ही जनरेट हो रहा है, यानी पहले साल में हो सकता है हमें क्या हो, हमें लॉस हो। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर हमें लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है, तो वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, क्योंकि आप माल बना के रखे जा रहे हैं लेकिन आपने बेचा नहीं, तब भी इसको हम देखेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे तब भी आ रहा है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी आपके पास जो कैश आया उसको आपने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, यानी कैश फ्लो आपको देखें, आप यहाँ पे सारी एक चीज़ लिखी हुई है कि कैश फ्लो में आपका कैपिटल आया, आपका टर्म लोन का पैसा आया, आपने देखा कि ये सारा पैसा हमने कहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, फिक्स एसेट्स के अंदर कर लिया। ओके, इस तरह से हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा
प्री ऑपरेटिव पीरियड, यानी कि वो काम होने से शुरुआत पहले। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट आपको दिखाया हुआ है। ओके, अब इसमें 2 कैपिटल क्यों आ रहे हैं दोस्तों? एक बार तो हम लोगों ने मशीन के ऊपर शुरुआती खर्च किया, साथ में कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल, लेकिन बाद में भी कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल पे, और यहाँ देख रहे हैं पूरा मशीन का पैसा वन शॉट में हम लोगों ने लगा दिया है हमारा प्री ऑपरेटिव पीरियड को। प्री ऑपरेटिव पीरियड हम लोग जैसे मान के चलिए हमने 6 महीने का एक एग्जाम्पल लिया है मॉरेटोरियम के बिहाफ पे, तो हम लोग उसको प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट का क्या है, हम लोगों ने 5 साल का बैलेंस शीट है, प्री ऑपरेटिव पीरियड का भी बैलेंस शीट हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। हमने रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन दिखाया है, जैसे हमने टर्म लोन के कि हम कितने साल में इसका रीपेमेंट कर देंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पूरा पीरियड वाइज, अब जैसे हमारा उसको बोलते हैं हम अमोर्टाइजेशन चार्ट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं रीपेमेंट शेड्यूल बोलते हैं। कई बैंकों में आपने देखा होगा, आप लोन लेते हैं तो आपको लोन के सैंक्शन के साथ में रीपेमेंट चार्ट आता है कि आपको कितने कितने महीने में कैसे कैसे EMI जमा करानी है। ओके, डेब्ट सर्विस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है ये किसी मशीन लोन के केस में, क्योंकि आप इससे यह आइडेंटिफाई कर पाते हैं नेट प्रॉफिट, कैश नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है आपके लोन की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, और लोन में क्या रीपेमेंट करना है, लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं 7 रुपये 53 पैसे अवेलेबल हैं 4 रुपये 54 पैसों को चुकाने के लिए। तो आप देखेंगे कि डेब्ट सर्विस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका लोन घटता चल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, डेप्रिशिएशन चार्ट, हमने डेप्रिशिएशन किस रेट से लगाया, बिल्डिंग पे जनरली 10% लगता है, मशीन पे हमारा 15% लगता है। ओके, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अजम्पशंस लिए हैं, अजम्पशन भी हमने बताए हैं कि एंटर प्रोजेक्शंस के हम लोगों ने क्या क्या फिगर्स कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं, हम लोग सेल्स कैसे अजम्पशंस लिए हैं, डेप्रिशिएशंस का हमने क्या रेट अजम्पशंस लिया है। तो ये सभी हमारे इस तरह से हम लोगों ने अजम्पशंस लिए हुए हैं, और कंक्लूजन भी हमें लास्ट में देना होगा कि हमारा कंक्लूजन क्या है, हमें क्यों लोन मिलना चाहिए। यानी हमें लोन लेने के लिए जो आपने सारा पूरा शीट बनाया है, लास्ट में जैसे कहते हैं ना कि किसी हम लोग कहानी की शिक्षा क्या मिलती है, उसी तरह से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या होगा वो भी आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये सारी पूरी शीट मैंने आपके साथ कवर की है, जितनी चीज़ मैं आपके संग कर सकता था। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा मानना है कि शायद आपको पसंद आई होगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज 12,500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है, और कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए मेहनत करते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।